हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑल द PYQs फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम। यस बच्चों, आप लोग को पता है कि इकोसिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम योर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इकोलॉजी, दैट इज फ्रॉम क्लास 12। क्लास 12 की इकोलॉजी यूनिट के इकोसिस्टम चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 14 है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी बुक का, एंड इट इज चैप्टर नंबर 12 इन योर न्यू एनसीईआरटी बुक। आज हम सब के सब PYQ सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग एम्स, AIPMT एंड नीट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग एक नोटबुक साथ रखिए जिसमें आप नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन नंबर और जो भी आपका आंसर है, और नोट कीजिएगा कि आपने सही किया है या गलत। एट द एंड आप एक एनालिसिस करके मुझे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए इन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। In the equation GPP minus R is equal to NPP, R represents what? Radiant energy, retardation factor, environmental factor, respiration losses. और बच्चों ये आपका PYQ है from NEET 2021। Yes, आपको बताना है इस इक्वेशन में R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। Alright, so let's see what the right answer is. हाँ जी, तो आपका राइट आंसर है रेस्पिरेशन लॉसेस। बच्चों ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, ये आपकी प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट की बारे में बात कर रहा है, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच्चों फोटोसिंथेसिस वाली प्रोडक्टिविटी को कहते हैं। जो प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोड्यूसर्स बायोमास प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ये किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोड्यूसर्स में प्रेजेंट होता है। बट बच्चों जब हम इसमें से रेस्पिरेशन लॉस माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट्स भी कुछ ना कुछ एनर्जी की यूटिलाइजेशन करेंगे इन देयर मेटाबॉलिज्म, इन देयर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यस बच्चों, वो कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर NPP। और यही NPP फर्दर ट्रांसफर होगी टू द नेक्स्ट लेवल, टू द कंज्यूमर्स, राइट। जो भी हर्बीवोर्स होंगे जो इन प्लांट्स को खाएंगे, उनके पास रेस्पिरेशन लॉस माइनस करने के बाद जो बची हुई प्रोडक्टिविटी होगी दैट इज NPP, सिर्फ वही ट्रांसफर होगी। तो R यहाँ पर क्लियरली रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेशन लॉसेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। Let's move to the second question now. Start solving it. Which of the following statement is not correct? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? क्या pyramid of biomass in C is generally inverted? ये सही नहीं है। Pyramid of biomass in C is generally upright. Pyramid of energy is always upright. Pyramid of numbers in a grassland ecosystem is upright. कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको वो बताना है। And again it is a PYQ from NEET 2021. Yes बच्चों, सॉल्व करो ये क्वेश्चन। सोचो कौन से पिरामिड की बात हो रही है और कैसी शेप बताई जा रही है। इज इट अपराइट और इज इट इन्वर्टेड? So let's see what the right answer is. Of course, पिरामिड ऑफ बायोमास कभी भी अपराइट नहीं होता है। बच्चों अगर हम इमेजिन करें कि सी में क्या एनवायरमेंट है, तो सी में अगर आप बच्चों देखेंगे तो सी में अगर हम बायोमास की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन, सबसे लोअर लेवल पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं, दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट। फाइटोप्लैंक्टन्स आर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एज आई सेड। तो अगर ये इनका नंबर ज्यादा भी हो सकता है फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत सारे हों इन अ सी, बट इनका बायोमास बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ही लाइट वेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बायोमास इनका बहुत कम है। इनसे कंपैरिजन करें अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स का, प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आते हैं ना सी? ज़ूप्लैंक्टन्स, राइट। तो ज़ूप्लैंक्टन्स का बायोमास इन फाइटोप्लैंक्टन से कंपैरेटिवली ज्यादा है, राइट। सो दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। बट अगर मैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करूं, विच कुड बी स्मॉल फिश, एक स्मॉल फिश जो है वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकती है इन द फूड चेन ऑफ सी, राइट। तो स्मॉल फिश का बायोमास जो है वो ज़ूप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन से भी ज्यादा होगा। और अगर मैं लास्ट लेवल कंपेयर करूं, जैसे कि कोई लार्ज फिश, जैसे कि कोई वेल, जैसे कि कोई शार्क, राइट। इन केस अगर मैं ऐसी किसी लार्ज ऑर्गेनिज्म की बात करती हूं विच इज अ टर्शियरी कंज्यूमर है, तो ऐसी लार्ज फिशेस का जो वेट होगा, बायोमास होगा, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अगर हम स्मॉल फिश को स्किप भी कर देते हैं, राइट, इन दैट केस ऑल्सो द बायोमास इज इंक्रीजिंग। तो ये जो टाइप ऑफ पिरामिड आपने ऑब्टेन किया है दैट इज
इनवर्टेड। ये कैसा पिरामिड है? इनवर्टेड है। तो इसीलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है जहां पर कहा गया है दैट द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज अपराइट। ओके, क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेट ऑफ decomposition is faster in this ecosystem due to the following factors except। कौन सा फैक्टर नहीं है जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को फास्ट करता है? दिस इज द PYQ फ्रॉम 2020 एंड ऑप्शंस आर detritus rich in sugars। क्या अगर detritus sugars भी रिच होगा तो डिकम्पोजिशन बढ़ेगा? वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट, प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल, माइक्रोब्स, और इज इट detritus richer in lignin and chitin? कौन सा फैक्टर नहीं है जो डिकम्पोजिशन रेट को बढ़ाता है? तो सोचो इसके बारे में। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टेप्स भी गिवन है डिकम्पोजिशन के NCERT बुक में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। आई होप यू हैव रिटन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, अगर आपका detritus जो है, अगर आपका जो लिटर है, फॉलन सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, अगर वो ऑर्गेनिक मैटर लिग्निन और काइटिन जैसी सब्सटेंसेस में रिच होगा जो कि बहुत मुश्किल से डिकम्पोज की जा सकती हैं। लिग्निन एंड काइटिन आर वेरी हार्ड शुगर्स, दे आर वेरी हार्ड सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड भी होता है इनमें, तो इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो अगर detritus लिग्निन और काइटिन जैसी सब्सटेंसेस में रिच होगा तो डिकम्पोजिशन रेट फास्टर नहीं होगा, कैसा होगा? स्लोअर होगा। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस इज नॉट द फैक्टर जो कि डिकम्पोजिशन को बढ़ाता है। इज दैट क्लियर टू यू? सबको समझ में आया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? तो आप लोग देखो कितने फॉल्स, रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नीट 2020 का क्वेश्चन है, biomass decreases from first to fourth trophic level, energy content gradually increases from first to fourth trophic level, number of individuals decreases from first trophic level to fourth trophic level, energy content gradually decreases from first to fourth trophic level। तो आपसे incorrect statement पूछी गई है, incorrect statement। So you have been asked question जो कि biomass, number of individuals और energy से related है, और आपको बताना है फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जाते तक ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, राइट? सो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। ऑफ कोर्स एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि आप किसी भी फूड चेन में अगर देखेंगे, चाहे कोई भी फूड चेन हो, इज इट टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक या कोई भी फूड चेन हो, तो उसमें हमेशा आप नोटिस करेंगे कि ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3, 4, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हुए हमेशा एनर्जी क्या होती है? डिक्लाइन होती है, एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है, राइट? बिकॉज सबसे हमें पता है कि हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, राइट? 10% लॉ ऑफ एनर्जी, जिसके अकॉर्डिंग हमेशा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म ही ट्रांसफर होती है। दैट इज व्हाट 10% लॉ इज, ठीक है? तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी फूड चेन में आगे जाते हुए, मतलब 4th ट्रॉफिक लेवल या 5th ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हुए कम हो रही है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद द करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और आपको इधर स्पीशीज के नेम दिए हैं, आपको मैच करना है कि वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे मैच करते हैं करेक्ट, और कैसे हम इनसे एक फूड चेन बना सकते हैं। सो यू हैव टू मैच विद द करेक्ट ऑप्शन, मैच विद द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल गिवन है एंड यू आर गिवन 4 ऑर्गेनिजम्स, ग्रास, रैबिट, वल्चर, क्रो। ओके, तो आप लोग मैच करके मुझे सही ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, एंड देन लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर। हम देखते हैं कि क्या सही है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। ओके बच्चों, क्लियरली देख रहे हैं हम कि कोई भी फूड चेन होगी तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा हमेशा ग्रास, तो सी मैच करता है विद द ऑप्शन 4। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की बात करूं तो यहां पर एक हर्बीवोर प्रेजेंट होना जरूरी है, तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही हर्बीवोर नजर आ रहा है, दैट इज रैबिट, राइट? तो हमारा जो बी ऑप्शन है मैचेस विद द थर्ड ऑप्शन, राइट? अगर मैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल की बात करूं तो हमें यहाँ पर एक कार्निवोर चाहिए, और कार्निवोर यहाँ पर कौन है?
क्रो, राइट। तो डी मैच कर गया विद 1। एंड लास्ट ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल की अगर बात करूं तो यहाँ पर एक सैप्रोट्रॉफ जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड कर सकता है, वो इंक्लूड कर सकते हैं हम, दैट इज वल्चर। ओके, तो आपका जो राइट ऑप्शन मैच हुआ है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विद ऑल दी स्पीशीज एंड ट्रॉफिक लेवल्स। आपको क्लियर हुआ? तो इससे एक हमारी फूड चेन बन जाएगी, दैट इज ग्रास, रैबिट, क्रो एंड वल्चर। क्रो एंड वल्चर। आर यू क्लियर विद दिस ऑप्शन? ओके, समझ आया सबको? तो एक बहुत ही सिंपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, which of the following statements is correct? तो यहां पर पूछी गई है right statement, correct statement, and this is a PYQ from NEET 2020। आप लोग देख सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। Gross primary productivity is always more than net primary productivity. Gross primary productivity and net primary productivity are same. There is no relationship between GPP and NPP, या GPP is always less than NPP। तो आपको सोच के बताना है, अगेन प्रोडक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप सोच लीजिए कि कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम जीपीपी, रेस्पिरेशन एंड एनपीपी। ओके, तो आपको इक्वेशन को दिमाग में रखते हुए सोचना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सोचना है कि राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। ऑफ कोर्स जीपीपी हमेशा एनपीपी से ज्यादा होगी। बच्चों हमने इक्वेशन पढ़ी है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, जहां मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया है कि जीपीपी वो प्रोडक्टिविटी है, वो बायोमास है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फिक्स करते हैं, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में फिक्स करते हैं इन द बॉडी, और जितना भी हम उसमें से माइनस कर दें, रेस्पिरेशन पार्ट को निकाल दें, जो बचता है वो ट्रांसफर होता है टू दी नेक्स्ट लेवल, और उसी को हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। तो हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगी क्योंकि उसमें से हमने रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर दिया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, रेस्पिरेशन रिमूव करेंगे आप, तभी हम जीपीपी को एनपीपी में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। तो व्हाट एवर इज द लॉस, उसको माइनस करने के बाद जो बच जाए वो एनपीपी है। इसीलिए एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर्स इज मोर एंड ऑफ कंज्यूमर्स इज लेस, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे जो एनर्जी जाएगी वो कम जाएगी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज जनरली इन्वर्टेड? कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड है? क्वेश्चन है फ्रॉम नीट 2019। यस, बताइए बच्चों। पिरामिड ऑफ एनर्जी जनरली इन्वर्टेड होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट इन्वर्टेड होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इन्वर्टेड होता है, या पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है? कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड इसमें से इन्वर्टेड होता है जनरली? यस, सब लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। लेट मी नो कौन सा पिरामिड आपको इन्वर्टेड नजर आएगा। सो लेट्स सी। ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, राइट आंसर इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी आपको इन्वर्टेड नजर आएगा। जैसा मैंने आपको बताया, टर्शरी कंज्यूमर्स लाइक लार्ज फिशेस जो होंगी वो एक सी इकोसिस्टम में बहुत ही ज्यादा बायोमास ऑक्यूपाई करेंगी इन कंपैरिजन टू स्मॉल फिश, इन कंपैरिजन टू जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, जू प्लैंक्टन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जू प्लैंक्टन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि किस पर फीड करेंगे? स्मॉल प्लांट्स के ऊपर, विच आर योर फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट। तो ये हम पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं पहले, दैट फाइटोप्लैंक्टन्स वो एल्गी हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्रोटोजोन्स हैं, प्लांट लाइक प्रोटोजोन्स हैं जिनके ऊपर फीड करेंगे आपके जू प्लैंक्टन्स, अमीबा, प्रोटिस्टा, लाइक। और उसके बाद आ जाएंगी स्मॉल फिशेस जिनका बायोमास उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा बायोमास होगा लास्ट लेवल का टर्शरी कंज्यूमर्स का, जो कि लार्ज फिशेस हैं। ओके, तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी अगर आप देखेंगे तो वो जनरली आपको कैसा नजर आएगा? इन्वर्टेड नजर आएगा, इन्वर्टेड नजर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा? आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर है 120 ग्राम का, आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास गिवन है 60 ग्राम्स, और प्राइमरी प्रोड्यूसर का बायोमास गिवन है 10 ग्राम्स। तो आपको बताना है आपके पास जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स बना रहे हैं आप, या पिरामिड ऑफ एनर्जी बना रहे हैं, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास बना रहे हैं, या अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास बनेगा?
तो ये भी आपका PYQ है फ्रॉम नीट 2018। सब लोग ध्यान से अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को। वेट गिवन है, पहले आपको सोचना आप कौन सा पिरामिड बनाएंगे, और दूसरा उसकी शेप कैसी होगी, क्या वो अपराइट होगा या वो इन्वर्टेड होगा। कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए एंड लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। सो ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पे वेट गिवन है, वेट गिवन है तो मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बायोमास की बात हो रही है। तो बायोमास आपको गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी कंज्यूमर का, तो सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया है सबसे टॉप पे क्योंकि उसका वेट सबसे ज्यादा है, दैट इज 120 ग्राम्स। इसके नीचे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके नीचे आप बनाएंगे बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर जो कि कितना गिवन है 60 ग्राम्स, और लास्टली आपके पास प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूसर का बायोमास गिवन है दैट इज 10 ग्राम। तो आप देख सकते हैं आपके पास कैसी शेप बनी पिरामिड की, इन्वर्टेड, और ये कैसा बायोमास है, पिरामिड ऑफ बायोमास विच इज इन्वर्टेड इन शेप। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास पे कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, देखिए नोटिस कीजिए, इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते हैं फॉर द नीट। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास, कौन सा ऐसा इकोसिस्टम होगा जिसका सबसे ज्यादा बायोमास है। बायोमास मींस वेट है, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो जो बहुत ही मास की टर्म्स में हैवी हो। तो कौन कौन से इकोसिस्टम्स गिवन है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम। एंड अगेन इट इज अ PYQ फ्रॉम नीट 2017। आप लोग सोच के बताइए ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जहां पर आपको सबसे हैवी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जिनका बायोमास सबसे ज्यादा हो, राइट। जिस इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स का स्पीशीज का बायोमास सबसे ज्यादा होगा, वो स्पीशीज वो इकोसिस्टम उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को बहुत ही लार्ज बना देंगे इन टर्म्स ऑफ बायोमास। ओके क्लियर, तो देखते हैं राइट आंसर इज ऑफ कोर्स बच्चों इट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आपको पता है फॉरेस्ट में कितने हैवी ट्रीज विद देयर लॉग्स ऑफ वुड, कितने हैवी ट्रीज मिलेंगे आपको। तो अगर हम कंपैरिजन करें इसका ग्रासलैंड या पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम के साथ, तो उसके कंपैरिजन में फॉरेस्ट इकोसिस्टम सबसे ज्यादा हैवी स्पीशीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है। दैट्स व्हाई वी से कि ये मैक्सिमम बायोमास वाला इकोसिस्टम है विद हैवी लॉग्स ऑफ वुड, हैवी ट्रीज, हैवी स्पीशीज। ठीक है क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स arranged into well-defined vertical layers depending upon their height can be best seen in tropical savannas, tropical rainforest, grasslands या temperate forest। ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जहां पर आपको बेस्ट वर्टिकल लेयरिंग नजर आएगी ऑफ प्लांट्स और स्पीशीज डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट। तो ये भी अगेन PYQ है फ्रॉम 2017। आप लोग सोचिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, आंसर आपके सामने है बिल्कुल। ओके हैव यू ट्राइड, ओके लेट्स सी। तो यहां पर राइट आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बच्चों हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो वी हैव स्टडीड कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहां पर जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम बनाता है दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन कुछ नहीं होता, stratification is the vertical layering of plants on the basis of their height. For example, vertical layering में हम क्या include कर सकते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे plants होते हैं जो under the ground dwell करते हैं, right? Under the ground dwelling plants होते हैं हमारे पास। कुछ plants ऐसे होते हैं जो सिर्फ above ground level तक ही emerge कर पाते हैं। कुछ plants ऐसे होते हैं जो उनसे बड़े हैं तो they are at herb levels, right? herb levels। उससे ऊपर जो प्लांट्स आते हैं हमारे पास वो श्रब्स होते हैं, राइट, श्रब्स होते हैं। और उससे ऊपर के जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास स्मॉल ट्रीज हो सकते हैं, और उससे ऊपर के जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास लार्ज ट्रीज हो सकते हैं। सो दीज आर स्मॉल ट्रीज, लार्ज ट्रीज, दीज आर श्रब्स, दीज आर हर्ब्स, राइट। और जो बिल्कुल लो लेवल ग्राउंड लेवल पे हमें नजर आती हैं, दे आर ग्रासेस एंड दीज आर अंडरग्राउंड प्लांट्स, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट क्लियर। तो आपको एक वर्टिकल लेयरिंग नजर आ रही है, स्ट्रैटिफिकेशन नजर आ रही है कि कैसे हाइट के बेसिस पे आपने डिफरेंशिएट कर दिया है सबके सब स्पीशीज को इनटू डिफरेंट लेवल्स, राइट। तो ऐसी स्ट्रैटिफिकेशन, ऐसी लेयरिंग आपको बेस्ट नजर आएगी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी आपको प्लांट्स की, लॉन्ग टॉल हाइट के प्लांट्स आपको मिलेंगे।
राइट, क्लियर। सो सबसे ज्यादा स्ट्रैटिफिकेशन आप वर्टिकल लेयरिंग देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एज इट इज वेरी डेंस फॉरेस्ट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम होता है जो आपने क्रॉप्स लगाई हैं इन दी फील्ड, और ये बहुत ही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है क्योंकि आपने खुद लगाई हैं क्रॉप्स, प्लांट्स वर नॉट ग्रोइंग देयर, ठीक है। तो आपने एक ही तरह का प्लांट वहां पे ग्रो किया है, या 2-3 तरह के प्लांट आपने ग्रो किया। आप व्हीट लगा सकते हैं, राइस लगा सकते हैं, आप 2-3 ग्रेन्स या एक ग्रेन और एक सीरियल साथ में लगा सकते हैं, राइट। तो दिस इज अ PYQ फ्रॉम नीट 2016। देखिए, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी नजर आएगी, एब्सेंस ऑफ वीड्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन नजर आएगा, या आपको सॉइल ऑर्गेनिजम्स की एब्सेंस दिखेगी क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में। आप लोग सोचिए कैसा इकोसिस्टम है एंड देन थिंक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व नाउ। तो राइट आंसर इज लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। बच्चों, मैंने अभी कहा कि क्रॉपलैंड इकोसिस्टम कैसा इकोसिस्टम है, एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब आपने खुद बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। कैसा इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जहां पर आपने ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 टाइप्स की क्रॉप्स आप एक सिंगल फील्ड में लगा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी रेयर। मोस्टली हम एक ही क्रॉप लगाते हैं या ज्यादा से ज्यादा 2 क्रॉप्स लगाते हैं, तो आपको सबसे कम जेनेटिक डाइवर्सिटी नजर आएगी। जीन्स के कंटेक्स्ट में बात करें, वैरायटी के कंटेक्स्ट में बात करें, तो सबसे कम जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको ऐसी फील्ड्स में नजर आएंगी। क्योंकि अगर आप देखें तो वीड्स भी क्रॉप प्लांट्स के साथ आपको मिलेंगी, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी आपको नजर आएगा धीरे धीरे, कैसे सॉइल जो है वहां पर ट्रांसफॉर्म होगी, न्यूट्रिएंट्स बनेंगे नए के नए, और प्लांट की ग्रोथ होगी, राइट, वेजिटेशन इंक्रीज करेगी। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी इसका फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रॉप फील्ड्स में हमें मिलते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। क्लियर? तो आपका राइट आंसर है जेनेटिक डाइवर्सिटी विल बी लीस्ट इन द क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम। Next question in front of you. Primary producers of the deep sea hydrothermal vents ecosystem are green algae, chemosynthetic bacteria, blue green algae या coral reefs। आपको बताना है सबसे कॉमन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपको डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में कौन से मिल सकते हैं। ऐसा इकोसिस्टम जो कि बहुत डीप सी में है, और हाइड्रोथर्मल वेंट्स मतलब जहां पर बहुत ज्यादा हीट है, हाइड्रोथर्मल, राइट, बहुत ज्यादा हीटेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं। और क्योंकि ये सी है तो कंडीशंस भी कैसी होंगी, बहुत ज्यादा सैलाइन कंडीशंस होंगी, बहुत ज्यादा सैलिनिटी, बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस मिलेंगी। तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं एक और चैप्टर के साथ, राइट, एक और चैप्टर के साथ जहां पर आपने डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आपको कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ज्यादा कॉमनली मिलेंगे? ग्रीन एल्गी, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या कोरल रीफ्स। तो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। ऑफ कोर्स बच्चों, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात कर रहे हैं तो मतलब हम आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थर्मल, बहुत ही ज्यादा हीटेड और बहुत ही ज्यादा सेलाइन कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इस तरह के एनवायरनमेंट में आपको कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मिलेंगे? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि इन बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा सोलर लाइट अवेलेबल नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉफिक तो है, लेकिन फोटो मींस लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये अपना खाना किससे बनाएंगे? अपनी बॉडी में प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट केमिकल्स की हेल्प से ये अपना खाना, अपना एनर्जी सिंथेसिस करेंगे, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हुए आर्की बैक्टीरिया, और इनकी नेचर कैसी होती है? ये होते हैं कीमोसिंथेटिक। Chemicals present in their body help them to synthesize their own energy and own food. Is that clear? Next question पे चलते हैं। If 20 joules of energy, तो आपके पास डेटा गिवन है 20 joules of energy is trapped at producer level। अगर प्रोड्यूसर के पास 20 joules of energy है, how much energy will be available to peacock as food in the following food chain? तो आपके सामने एक छोटी सी फूड चेन गिवन है, प्लांट, माइस, स्नेक और पीकॉक, और आपको जो एनर्जी कंटेंट गिवन है दैट इज ऑफ प्लांट लेवल। तो प्लांट लेवल पे 20 जूल्स अवेलेबल है, तो पूछ रहे हैं कि पीकॉक लेवल पे, लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी। यस, सब लोग इसको कैलकुलेट करेंगे
और मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लू दे देती हूँ दैट यू हैव टू अप्लाई 10% लॉ ऑफ एनर्जी। 10% लॉ ऑफ एनर्जी जो हम फूड चेन्स में पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। दिस इज अगेन PYQ फ्रॉम 2014। तो सब लोग बच्चे ट्राई कीजिए, आप लोग कैसे आंसर सॉल्व होगा, लेट मी नो। ओके, so I hope you have solved, you have written your answer in the comment box, right? Okay, so let's see what the right answer is. The right answer is 0.02 joules. Let's see how it is happening. तो हमारे पास एक प्लांट है, राइट, जिसके पास 20 जूल्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है और ये प्लांट ट्रांसफर कर रहा है अपनी एनर्जी को टू अ माइस, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अ स्नेक एंड अल्टीमेटली इट इज रीचिंग द पीकॉक। तो अगर हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी फॉलो करें तो 10% ऑफ 20 जूल्स विल बी अवेलेबल टू माइस। तो हम 10% ऑफ 20 जूल्स कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो कितना रह जाएगा हमारे पास, वी विल गेट 2 जूल्स, राइट। तो माइस के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, माइस के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, 20 से 10% अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी 2 जूल्स, राइट। स्नेक के पास फिर से हम इस 2 जूल का 20% निकाल 2 जूल का 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.2 जूल, राइट। और लास्टली अगर हम इस 0.2 जूल का भी 10% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 10/100 into 0.2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.02 जूल्स, दैट विल बी 0.02 जूल्स। ओके, क्लियर हुआ सबको। यहां पर हमने कैसे कैलकुलेट किया था, लिख देती हूं मैं, 10/100 into 2, राइट। तो हम हर लेवल पे एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग 10%, वी आर फॉलोइंग 10% लॉ। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा है 0.02 जूल्स एट द लेवल ऑफ पीकॉक। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ बच्चों। सो बेसिकली आपको ये एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है, दैट वाज फॉलोइंग 10% लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हैं, यू हैव टू चूज द रिलेटेड टर्म्स। इन कॉलम 1 यू हैव अर्थवर्म, सक्सेशन, इकोसिस्टम सर्विस, पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। और बी कॉलम में, कॉलम 2 में आपके पास है पाइनियर स्पीशीज, डेट्राइटिवोर्स, नेटालिटी और पॉलिनेशन। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इकोसिस्टम तक लिमिटेड नहीं रह गया, इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग अदर चैप्टर्स ऑफ योर इकोलॉजी। जैसे इसमें आपको नेटालिटी टर्म जो नजर आ रही है, राइट, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। तो आपको थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लगानी होगी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो PYQ from 2014, I hope you are able to reach to the right answer. Let's see what the right answer is. तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे देखते हैं, तो अर्थवर्म यू क्लियरली नो, अर्थवर्म इज अ डेट्राइटिवोर, डेट्राइटिवोरस फूड चेन, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है अर्थवर्म। तो ए मैच कर गया विद ऑप्शन नंबर 2, राइट। सक्सेशन की बात करें तो सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड स्पीशीज कौन सी होती है, पाइनियर स्पीशीज। पाइनियर स्पीशीज होती हैं जो सबसे पहले किसी भी इकोसिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि पाइनियर स्पीशीज अर्थ पे सबसे पहले कौन रही होंगी, दे मस्ट हैव बीन लाइकन्स एंड मॉसस, राइट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे पहले अगर कोई पाइनियर, सबसे पहली स्पीशीज आई होगी वेजिटेशन में, दैट वाज लाइकन्स एंड मॉसस, राइट। इकोसिस्टम सर्विस सबसे बेस्ट कौन सी है, पॉलिनेशन, दैट्स अ फ्री सर्विस जिसमें पॉलिनेटर्स आते हैं और आपके प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो उससे एक रिलेटेड टर्म आ जाती है हमारे पास नेटालिटी। नेटालिटी बात करती है आपके बर्थ रेट के बारे में। तो राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय व्हाट, प्रोड्यूसर्स, पैरासाइट, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो आपको चूज करना है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन करता है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर नीट 2013। नीट 2013 से आपका एक क्वेश्चन है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन उस ऑर्गेनिक मैटर को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के केस में कौन बनाता है, प्रोड्यूसर, पैरासाइट, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। So let's see what the right answer is. Right answer is consumer. बच्चों हमारे पास दो तरह की प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज दैट प्रोडक्टिविटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स, राइट, जो कि आपका प्लांट्स बनाते हैं। इन जनरल जो आपके प्लांट्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे डायरेक्टली गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस देयर बायोमास। लेकिन जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है बच्चों, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ऐसी प्रोडक्टिविटी है
जो कि कंज्यूमर्स बनाते हैं, कंज्यूमर्स से बनाया हुआ ऑर्गेनिक मास एक्चुअली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। और ये जो एनर्जी है कंज्यूमर्स किससे ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम प्लांट्स, जो कि कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स, राइट। प्रोड्यूसर्स दे प्रोवाइड एनर्जी टू कंज्यूमर्स और उसी की हेल्प से हमारे पास क्या बनती है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी बायोमास। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following processes during decomposition is correctly described? कौन सी correct statement है decomposition से related? PYQ from NEET 2013, right? So first statement is fragmentation carried out by organisms such as earthworm. Humification leads to accumulation of dark colored substance humus which undergoes microbial action at a very fast rate. Or is it catabolism, last step in the decomposition? या ये लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर्स ऑफ द सॉइल? तो आपको चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ध्यान से सोचो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं डिकम्पोजिशन में, एंड देन यू विल बी एबल टू रीच द राइट आंसर. So I hope you have solved, children. You should write your answers in the comment box, by the way. And children, if you are liking the session, hit the like button, share this video with your friends who also want to solve PYQs like this. Okay? Okay, let's see what's the right answer. तो of course यहाँ पे correct statement सिर्फ एक ही नजर आ रही है हमें. Fragmentation जो है कैसे organisms carry out करते हैं, जैसे detritivores like earthworm, ठीक है, bacteria, earthworm, they help to break down, they help to carry out fragmentation of the larger fragments. तो यहाँ पर ह्यूमिफिकेशन इसलिए रॉन्ग है बच्चों, यहाँ पर लिखा है लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस व्हिच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट अ फास्ट रेट. नो बच्चों, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? स्लो रेट, क्योंकि ह्यूमिफिकेशन बहुत स्लो प्रोसेस है. ह्यूमस ऐड करना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है एंड इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल एक्शन, राइट. तो ब्रेकडाउन की बात करें, फ्रैगमेंटेशन की बात करें अर्थवर्म, ह्यूमिफिकेशन की बात करें तो बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व्ड. कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन. नो बच्चों, लास्ट स्टेप डिकम्पोजिशन नहीं है. कैटाबॉलिज्म इज द थर्ड स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन. तो आपको सबका सब स्टेप्स जाके रिवाइज करने होंगे, राइट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. लीचिंग जो है क्या होता है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर्स ऑफ द सॉइल. नो बच्चों, टॉप लेयर्स में नहीं जाते हैं. लीचिंग का मतलब होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डीप सॉइल में जाकर लीच हो जाते हैं, राइट. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज fragmentation takes place by earthworm. Okay, clear? Next question, which of the following is not a functional unit? कौन सी इनमें से functional unit नहीं है ecosystem की? Is it energy flow, decomposition, productivity और stratification? आपको इन चारों में से बताना है जो functional unit नहीं है, right? और ये PYQ है from 2012. Let's see what the right answer is. तो आप लोग देख सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की अभी हमने बात की थी कि इकोसिस्टम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज स्ट्रक्चर, वन इज फंक्शन, राइट. तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन अलॉन्ग विद स्पीशीज कॉम्पोजिशन, यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की, विच एक्चुअली मीन्स वर्टिकल लेयरिंग. जैसा मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, लास्ट हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए हैं स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड जिसमें हमने बात की है कि बहुत ही लो लेवल के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जैसे कि अंडरग्राउंड प्लांट्स हो सकते हैं, अंडरग्राउंड प्लांट्स हो सकते हैं, राइट. फिर ये हमारे पास कुछ ग्रास ग्राउंड लेवल के प्लांट्स हो सकते हैं, हमारे पास हर्ब्स हो सकती हैं, श्रब्स हो सकती हैं, स्मॉल ट्रीज हो सकते हैं और हमारे पास लार्ज ट्रीज भी हो सकते हैं. तो बेसिकली बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रही है? स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट जो है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम डिफाइन हो रहा है, राइट. तो स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, फंक्शनल यूनिट नहीं है. फंक्शनल यूनिट में एनर्जी फ्लो की बात करते हैं हम, डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करते हैं. ओके, क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स in nature is due to their slow rate of decomposition. किस वजह से हो सकता है? log of wood में low moisture content, poor nitrogen content, anaerobic environment, low cellulose content. तो ये CBSE 2008 का क्वेश्चन है AIPMT का. slow rate of decomposition कब होता है? क्या फैक्टर हो सकता है in case of fallen logs? So let's see what the right answer is.
लो मॉइस्चर कंटेंट, ऑब्वियसली बच्चों जब डिकम्पोजिशन की बात होती है तो मॉइस्चर कंटेंट शुड बी वेरी हाई। थोड़ा सा मॉइस्ट एनवायरनमेंट होना, वाटर की अवेलेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन के लिए। बट लॉग्स ऑफ वुड हैं, फॉलन लॉग्स ऑफ वुड हैं, बहुत ही ड्राई होंगी, बहुत ही टाइम से ऐसे ही फॉरेस्ट में पड़ी होंगी, तो उनमें मॉइस्चर बहुत ही कम होगा, राइट। सो ऐसी वुड के केस में डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो हो जाएगी, और ऑल्सो वहां पर लिग्निन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, काइटिन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है इकोसिस्टम के रिगार्डिंग। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर्स आउटनंबर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोर पावरफुल। तो आप देख सकते हैं PYQ है फ्रॉम वेरी ओल्ड 1998 क्वेश्चन है। ट्रू बताना है आपको इकोसिस्टम के रिगार्डिंग। सो स्टेटमेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। बच्चों प्रोड्यूसर्स हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर्स से ज्यादा होते हैं। आप किसी भी फूड चेन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल है, जैसे हमारे पास अगर एक सिंपल सी फूड चेन है, ग्रास, डियर, टाइगर, तो आपको पता है कि क्या ट्रेंड है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे ग्रास में, उससे कम होंगे डियर में, और सबसे लीस्ट नंबर में प्रेजेंट होंगे आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, दिस इज योर प्राइमरी कंज्यूमर एंड दिस इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें तो ग्रासेस सबसे ज्यादा होंगी, राइट। ग्रास के जो स्पीशीज हैं, ग्रास की जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। डियर, नंबर ऑफ डियर्स उससे कम, और टाइगर सबसे कम। तो जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी भी डिक्लाइन करती रहती है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी डिक्रीज करता रहता है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम विच वन शोज वन वे प्रोसेस। तो वन वे प्रोसेस कौन फॉलो करता है फूड चेन में? फ्री एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। एंड PYQ फ्रॉम 1998, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फूड चेन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लॉज समझ में आते हैं, तो इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। आई होप यू हैव सॉल्व्ड। ये बहुत ही इजी है। अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी तो दैट्स रियली सिंपल। तो बच्चों ये इकोसिस्टम में वन वे प्रोसेस, मतलब एक डायरेक्शन में सिर्फ कौन फ्लो करता है? सिर्फ एनर्जी है जो वन वे डायरेक्शनल, जो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल इसलिए क्योंकि हमेशा प्रोड्यूसर्स एनर्जी ट्रांसफर करेंगे टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टू टर्शरी कंज्यूमर्स। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बच्चों फूड चेन में कि आपका जो एनर्जी का फ्लो हो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगे। इट कैन नेवर हैपन फ्रॉम टर्शरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी एंड प्राइमरी टू प्रोड्यूसर्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी फूड चेन में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म केपेबल है एनर्जी फिक्स करने के लिए फ्रॉम दी सोलर लाइट, फ्रॉम दी सनलाइट, और वो है प्रोड्यूसर्स। इसीलिए एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। तो वन वे पैसेज होता है एनर्जी का इन केस ऑफ योर organisms like this. Okay, clear? Next question, decomposers are organisms that elaborate chemical substances causing death of tissues. तो decomposers की property क्या है basically? Operate in living body and simplifying organic substances of cells step by step, attack and kill plants as well as animals, ऑपरेट इन रिले टर्म्स। रिले रेस आपने करी होगी छोटे होते, है ना? जब आप छोटे थे तो आपने स्कूल में डेफिनेटली रिले रेसेस प्ले करी होंगी, राइट? तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं डिकम्पोजर्स, जिससे वो ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ब्रेक करते जाते हैं। तो आपको सोचना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, A, B, C और D। क्या एक इलैबोरेटेड केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिससे डेथ हो जाती है टिश्यूज की, लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किल करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, या फिर ये रिले टर्म्स में सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैनर में डिकम्पोजिशन कैरी आउट करते हैं? तो ऑफ कोर्स बच्चों PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो अगेन डिकम्पोजिशन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था दैट विद स्मॉल स्टेप्स, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, ये सब स्टेप्स हैं
अंडर डिकम्पोजिशन, राइट। तो इन सारे स्टेप्स से धीरे धीरे करके हम डेड बॉडीज को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, राइट। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हम अगर अदर ऑप्शंस को कंसीडर करें तो कभी भी डिकम्पोजर्स अटैक या किल नहीं करते हैं, दे आर नॉट प्रीडेटर्स। अगर मैं डिकम्पोजर्स की बात करूं तो ये कभी भी ऑपरेट इन लिविंग बॉडी में डिकम्पोजर्स नहीं प्रेजेंट हो सकते, हमेशा पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस कॉजिंग डेथ ऑफ टिश्यूज, ये किसी की डेथ कॉज नहीं करते, दे आर जस्ट ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो सब के सब ऑप्शंस इररिलेवेंट हैं, सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे सही है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिजम्स इन 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ द फूड वेब। तो एक फूड वेब गिवन है आपके सामने और आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म। ट्रॉफिक लेवल्स आप देखिए, ये आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है और उससे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल से कंपेयर आपको करके बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस फूड वेब में सूट करता है, बेस्ट सूट करता है, राइट। क्लियर? तो आप लोग देखिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं, डियर, रैबिट, राइट, एंड देन यू हैव स्क्विरल, डॉग, बैट्स, रैट, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके सामने। आप लोग मुझे ध्यान से सोच के बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे वेल सूट करता है। ओके, आई होप यू हैव डन फूड वेब्स वेरी नाइसली। फूड चेन्स और फूड वेब बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फंक्शंस है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर इज। ऑफ कोर्स इट इज डियर। तो आप लोग देखो, वेजिटेटिव सीड्स को कौन खाएगा? डियर खाएगा, और डियर कैन बी फेड अपॉन बाय लायन, राइट। सेकेंड ऑप्शन हम देखें तो वेजिटेबल्स और सीड्स को किसने खाया? रैबिट ने। रैबिट कैन बी ईटन अप बाय फॉक्सेस एंड फॉक्सेस विल बी ईटन अप बाय लायन। लास्टली, थर्डली वी हैव वेजिटेशन। वेजिटेशन को किसने खाया? वेजिटेशन इज ईटन अप बाय this rabbit only. Rabbit is eaten up by rabbit is okay. So third food chain है vegetation, right? Vegetation को किसने खाया? Grasshopper ने, right? Grasshopper is eaten up by frog. So arrow was missing basically, right? ये arrow मैं यहाँ लगा देती हूँ, right? So it is frog and frog is eaten up by snake. Lastly we have vegetation eaten up by rat and rats are eaten up by hawks. Hawks are large birds. Okay? क्लियर? तो एक फूड वेब बन गया और ये एरो यहाँ पर मिसिंग था, तो आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पर बेस्ट सूट होगा फ्रॉग, राइट। क्लियर टू यू? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। आपको एक फूड चेन गिवन है और आपको उसमें से कोई एक ट्रॉफिक लेवल है जहां पर ऑर्गेनिज्म मिसिंग है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट सूट बताना है यहाँ पर कौन सा कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो PYQ। तो आप लोग देखो, फूड चेन, फूड वेब पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 10% लॉ ऑफ एनर्जी से रिलेटेड हो या वो एक सिंपल फूड चेन की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्लांट को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, एंड फ्रॉग कैन बी ईटन बाय अ स्नेक हेयर। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन होगा कोबरा। कोबरा इज अ स्नेक। फ्रॉग को रैबिट नहीं खा सकता, रैबिट इज अ हर्बीवोर। फ्रॉग कैन नॉट बी ईटन बाय वोल्फ, वोल्फ इज अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। पैरेट भी नहीं खा सकता, राइट। तो स्नेक खा सकता है फ्रॉग को, एंड स्नेक कैन बी फेड अपॉन बाय ईगल। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर एक इकोसिस्टम में, एक एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट होता है, उस बायोमास को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप, डेट्राइटस, ह्यूमस, स्टैंडिंग स्टेट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी बुक का, क्या बोलते हैं? टू दी what is the term used to define mass of living matter at an area at a particular time? What is it called? So बच्चों, right answer is standing crop. Standing crop हम term use करते हैं for the biomass available at a given time and in a particular area. Well, standing state एक term है जो कि हम use करते हैं to define, to basically measure the amount of nutrients present currently इन एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, लाइक फॉस्फोरस, कार्बन एक्सेट्रा, राइट, कि कितने न्यूट्रिएंट्स करंटली प्रेजेंट है किसी इकोसिस्टम में। बट अगर हम लिविंग मैटर की बात करते हैं, दैट इज बायोमास एंड दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ PYQ। ऑफ द टोटल इंसिडेंट ऑफ सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ पार इज, यू नीड टू नो पार क्या होता है? PAR। व्हाट इज PAR?
Is it about 70%? Is it 60%? Less than 50%? More than 80%? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, कि जितनी भी टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन अवेलेबल होती है उसमें से PAR, ओके लेट मी गिव यू वन क्लू हेयर, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कितनी होती हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में यूज करी जा सकती हैं, उस तरह की रेडिएशंस आपको कितनी परसेंटेज में मिलती हैं? सो दिस इज अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। जितनी भी सनलाइट आ रही है, जितनी भी सोलर लाइट अवेलेबल है, उसमें से सिर्फ लेस देन 50% इज अवेलेबल एज PAR, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ओके। और इसमें से भी लगभग 2%, लेस देन 2% के अराउंड फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली यूज होती है, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय हर्बीवोर्स एंड डीकंपोजर्स इज कॉल्ड व्हाट? उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप, और इज इट GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? PYQ फ्रॉम 2010 बायोमास अवेलेबल जो कि कंजम्पशन लेवल पे अवेलेबल होना चाहिए हर्बीवोर्स के लिए, डीकंपोजर्स के लिए, उस पर्टिकुलर बायोमास को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? वी हैव डन दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स सी। तो बच्चों वट एवर इज अवेलेबल आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉसेस, हमने किया है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल, उसमें से हम रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी बचेगा दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके क्लियर टू यू। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स के पास जाने वाला है दैट इज NPP, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of organisms occupy more than one trophic level in a pond ecosystem? पॉन्ड इकोसिस्टम में एक से ज्यादा लेवल कौन सा ऑर्गेनिज्म इनमें से ऑक्यूपाई कर सकता है? इज इट फाइटोप्लैंक्टन, इज इट फिश, इज इट जूप्लैंक्टन और इज इट फ्रॉग? इज इट फ्रॉग? तो आपको फूड चेन इमेजिन करनी है पॉन्ड इकोसिस्टम की और आपको देखकर बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो बेसिकली उसी से बनती है आपकी फूड वेब। वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स, ओके। तो इसका राइट आंसर है आपके पास फिश। बच्चों कैसे देखते हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक सिंपल सी फूड चेन है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन कैन बी ईटन अप बाय डायरेक्टली बाय जूप्लैंक्टन्स, ठीक है, जूप्लैंक्टन्स, और जूप्लैंक्टन्स कैन बी ईटन बाय स्मॉल फिश, राइट, एंड स्मॉल फिश कैन बी ईटन बाय लार्ज फिश। तो आपने देखा है इसी पर्टिकुलर फूड चेन में कि हमारे पास फिश जो है थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट है, ठीक है। साइज ऑफ द फिश इज वेरिएबल, द नेचर ऑफ द फिश इज वेरिएबल। ये वाली फिश हर्बीवोर है, ये फिश जो है कार्निवोर है, दूसरी फिश को खा रही है, राइट। तो मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स ऑक्यूपाइड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, राइट, क्लियर। नेक्स्ट चिल्ड्रन, which of the following is expected to have highest value in a grassland ecosystem? और आपको यूनिट्स भी दिए हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, राइट, ग्राम पर मीटर स्क्वायर इन एन ईयर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी? सेकेंडरी प्रोडक्शन, टर्शरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको किस लेवल पे नजर आएगी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बिकॉज हम ये कॉन्सेप्ट बहुत बारी रिपीट कर चुके हैं। PYQ है अगेन। Let's see what the right answer is. You have to apply the equation here. तो बच्चों सबसे ज्यादा अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू नजर आएगी वो आएगी GPP की, क्योंकि मैंने आपको बताया है सनलाइट से सबसे पहला जो बायोमास बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ GPP। और कौन बनाता है? प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी लॉसेस माइनस करके आपके पास NPP बचता है जो कि आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर्स में जाएगा। और जैसे जैसे ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ता जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्शन, टर्शरी प्रोडक्शन, ये एनर्जी जो है, ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो बायोमास है वो डिक्रीज करता जाएगा, राइट। तो प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ बायोमास सबसे ज्यादा किसके पास है? GPP के पास है, दैट इज प्रोड्यूसर्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन अ फार फॉरेस्ट, व्हाट विल बी द ट्रॉफिक लेवल ऑफ इट? बहुत दूर कहीं फॉरेस्ट में एक बैम्बू प्लांट ग्रो कर रहा है, आपको बताना है कि उसका ट्रॉफिक लेवल क्या हो सकता है एक फूड चेन में। इज इट ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3 और 4? सिंपल फूड चेन इमेजिन कीजिए एंड यू विल बी एबल टू गेट टू द आंसर। तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बच्चों प्लांट है, बैम्बू प्लांट है, राइट। प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं।
प्रोड्यूसर्स हमेशा एक फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ही ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। अगर वो एक ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, ऑब्वियसली पैरासिटिक नहीं है, तो वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ही फॉल करेगा, जो कि इन जनरल है प्रोड्यूसर्स के लिए। ओके, और प्रोड्यूसर्स ही हर एक फूड चेन को शुरू करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज गवर्न्ड बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एवरेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स इज। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो कितना परसेंट हो सकता है। और देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है पीवाईक्यूज में, वेरी ओल्ड क्वेश्चन। अभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दैट आर बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एनर्जी और बहुत इंपॉर्टेंट है फूड चेन से, राइट। सो ऑब्वियसली बच्चों हमने अभी पढ़ा है, अगर आपने सारे क्वेश्चंस ध्यान से सुने हैं, दैट द कॉन्सेप्ट सेज, द कॉन्सेप्ट फॉलोज 10% लॉ ऑफ एनर्जी, कि हमेशा अगर हमारे पास एक सिंपल सी फूड चेन गिवन है ऑफ प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर एंड एक टर्शरी कंज्यूमर भी, तो हमेशा फर्स्ट लेवल पर जो भी एनर्जी अवेलेबल है उसका सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगा टू द नेक्स्ट लेवल। सिमिलरली प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में भी हमेशा 10% ही जाएगा, एंड सेकेंडरी से भी टर्शरी में हमेशा 10% ट्रांसफर ही होगा। सो दैट्स फॉर श्योर। ओके, 10% लॉ ऑफ एनर्जी मीन्स हमेशा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को, जैसे इस केस में हर्बीवोर से कार्निवोर पूछा गया है, तो हर्बीवोर कौन सा लेवल हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज हर्बीवोर, राइट। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई भी कार्निवोर हो सकता है, तो उसके पास भी 10% लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द इकोसिस्टम इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपको बताना है जो रेट, जो टर्म हम यूज करते हैं फॉर द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड व्हाट। वी हैव रिपीटेड दिस कॉन्सेप्ट मेनी टाइम्स, बहुत बारी हम रिपीट कर चुके हैं आज के क्वेश्चंस में ही। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जीपीपी, रेस्पिरेशन एंड एनपीपी। बच्चों जो भी कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, प्रोड्यूसर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स आर एबल टू फिक्स द लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, राइट। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर सकता है, सिर्फ प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रोड्यूसर्स के लेवल पे जो ऑर्गेनिक मास प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यूज में फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। इन अ बायोटिक कम्युनिटी प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, एक सिंपल बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो सकता है, कार्निवोर, ओमनिवोर, डेट्राइटिवोर्स, हर्बीवोर्स। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ईवीएस लेवल का, जब आप बहुत छोटे होते साइंस पढ़ते थे उस लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बेसिक। इसी से आपकी फूड चेन्स बनती हैं, पीवाईक्यू है, बहुत सिंपल। यस ऑफ कोर्स बच्चों, राइट आंसर विल बी हर्बीवोर्स। हमें पता है फूड चेन जब भी शुरू होती है प्रोड्यूसर्स से शुरू होती है। प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, फर्स्ट लेवल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज हर्बीवोर। तो सबसे पहला कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स को खा सकता है दैट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, एंड मोस्टली वो हर्बीवोर्स ही होते हैं, प्लांट फीडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके कार्निवोर्स, और इसके बाद आते हैं आपके कार्निवोर्स हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और कार्निवोर्स को खा सकते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स होते हैं जो डायरेक्टली हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को भी खा सकते हैं। तो ये आपके टर्शरी लेवल कंज्यूमर्स हो गए। ओमनिवोर्स हो गए जो प्लांट और एनिमल दोनों पे फीड करें, राइट। क्लियर। नेक्स्ट, if we completely remove the decomposer from an ecosystem, its functioning will be adversely affected. Why? Because energy flow will be blocked, herbivores will not receive solar energy, mineral movement will be blocked, rate of decomposition will be very high. So this is PYQ from 1995. तो अगर आप किसी इकोसिस्टम से डिकम्पोजर्स को रिमूव कर देते हैं तो कैसे किसी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्या उस इकोसिस्टम से एनर्जी फ्लो रुक जाएगा, क्या हर्बीवोर्स को लाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट, मिनरल मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा, या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बच्चों जब आप डिकम्पोजर्स को हटाओगे तो आपके सबसे पहले जो अफेक्ट होने वाला क्राइटेरिया है, फिनोमिनन है, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके
फ्री मिनरल एलिमेंट्स को रिलीज करते हैं इनटू द सॉइल थ्रू लीचिंग, राइट। तो ये जो मिनरल मूवमेंट है आपका, न्यूट्रिशन है साइकिल्स का, साइकिल है न्यूट्रिशन की, दैट विल बी ब्लॉक्ड इन द इन्वायरमेंट। तो सबसे डायरेक्ट इफेक्ट होगा ऑन मिनरल साइक्लिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इज, तो लेक इकोसिस्टम की बात हो रही है, राइट। इसमें सेकेंड पोजीशन, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन ऑक्यूपाई कर सकता है? जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, बेंथोस, न्यूस्टन्स। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेक इकोसिस्टम है, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको? सो ऑफ कोर्स राइट आंसर है जूप्लैंक्टन्स। मैंने आपको बताया है कि बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम में हमारे पास फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन फॉलोड बाय जूप्लैंक्टन्स, जिसमें आ जाते हैं आपके अमीबा, राइट, पैरामीशियम, सच स्मॉल सिंगल सेल्ड एनिमल्स, और इसको खा सकती हैं स्मॉल फिश और इवन फ्रॉग कैन ईट इट, राइट। और उसके बाद आ जाती हैं आपकी लार्ज फिश, जो कि लेक इकोसिस्टम में जनरली बहुत बिग फिशेस नहीं प्रेजेंट होंगी, बट कार्निवोरस फिशेस कैन बी देयर। नेक्स्ट, food chain in which microorganisms break down the food formed by primary producers are, ऐसी फूड चेन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड को, जो कि किसने बनाया है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने बनाया है। इस तरह की फूड चेन को क्या कहेंगे? PYQ फ्रॉम 1991। तो बच्चों हमने सारे PYQs कवर कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर सेशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी रिसेंट टाइम्स, और अब हमने बहुत ओल्ड क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। तो आप इसमें से ये फाइंड आउट करना कि इकोसिस्टम चैप्टर में से कौन से कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हुए हैं, मतलब कैसे, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते चले आ रहे हैं फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स। ओके, तो फूड चेन ऐसी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड को प्रोड्यूस बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। बच्चों प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन हुए? प्लांट्स, राइट। तो प्लांट्स ने भी अगर कोई फूड बनाया है, जैसे कि अगर इट इज अ ट्री, इट इज अ श्रब, इट इज अ हर्ब, राइट, तो जब ये किसी भी तरह का प्लांट हो सकता है, जब ये प्लांट की डेथ होगी, राइट, इट विल फॉल ऑफ, ये गिर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, टिश्यू विल डिग्रेड, तो उसको डिकम्पोज करके कौन खाएगा? उसको खाएंगे डिकम्पोजर्स, राइट। और जब ये डिकम्पोजर फूड चेन में चला जाएगा तो इट मीन्स ये कौन सी फूड चेन में चला गया है? डेट्राइटस फूड चेन, जहां पर इस पे पहले अर्थवर्म्स एक्ट करेंगे, फिर अदर माइक्रोब्स विल कम, एरोबिक, एनारोबिक। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट फूड चेन। इसमें से आपको करेक्ट टाइप की फूड चेन चूज करनी है। क्या ग्रास को खा सकता है कमेलियन को इंसेक्ट कैन बी ईटन बाय बर्ड, ग्रास, फॉक्स, रैबिट, बर्ड, प्लैंकटन, जूप्लैंक्टन, फिश, फॉलन लीव्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, लार्वे। तो बेसिकली सिंपल फूड चेन पूछी गई है। 4 फूड चेन्स आर गिवन, आपको देखना है बेस्ट सूटेड कौन सी है, कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सा ऑर्गेनिज्म बेसिकली फीड कर सकता है, प्रेडेट कर सकता है उसके ऊपर। ओके, सो राइट आंसर इज phytoplankton, zooplankton, fish, which is best in a lake ecosystem, aquatic ecosystem. Grass cannot be eaten by chameleon and chameleon cannot be eaten by insect. Insect chameleon से भी छोटा, उसको नहीं खा सकता। Grass को खाया fox ने, fox never feeds on grass, और fox को rabbit नहीं खा सकता, so this is a wrong food chain. Last, fallen leaves are eaten by bacteria and bacteria eaten by insect larvae. No, insect larvae never feed on bacteria, microbes नहीं खाते हैं। Okay, clear? They feed on leaves. Next question, which of the following statements for pyramid of energy is incorrect? तो incorrect statement बतानी है, पर बाकी 3 statements correct होने चाहिए। Basically आपको wrong statement find out करनी है pyramid of energy से related. It shows energy content of different trophic levels. It is inverted in shape. It is upright in shape. Its base is broad. कौन सी statement pyramid of energy के context में wrong है? कि क्या ये शो करता है एनर्जी कंटेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स का? क्या ये इन्वर्टेड है, क्या ये अपराइट है, या इसका बेस ब्रॉड है? बच्चों इट इज इन्वर्टेड इन शेप, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी इज अपराइट इन पोजिशन। ओके, मैं इसको यहाँ पे समझाती हूँ आपको कि कैसे हम इसको कहेंगे अपराइट। बच्चों हमेशा प्रोड्यूसर्स हैव द मैक्सिमम एनर्जी, राइट, इनके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, फॉलोड बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, फॉलोड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड फॉलोड बाय टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो एनर्जी का लेवल हमेशा क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। तो किस तरह का पिरामिड ऑब्टेन हो रहा है? अपराइट।
अगर ये इन्वर्टेड होता है तो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कभी भी ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती, और कभी भी इन्वर्टेड शेप का पिरामिड आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए नहीं मिलेगा। हमेशा एनर्जी फ्लो इज इन यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन मीन्स प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स की तरफ। तो दिस इज अ अपराइट पिरामिड पॉसिबल इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि इनकरेक्ट इन्वर्टेड भी हो सकता है, दैट इज नॉट राइट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स? कौन सा इसमें से सही नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड बनाने के लिए? क्या ड्राई वेट आप यूज नहीं कर सकते एज अ फैक्टर फॉर मेकिंग पिरामिड? क्या आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को कंसीडर नहीं कर सकते? या आप रेट ऑफ एनर्जी फ्लो या फिर आप फ्रेश वेट को कंसीडर नहीं कर सकते फॉर कंस्ट्रक्टिंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स? तो आपको याद करना होगा कितने तरह के पिरामिड्स आपने पढ़े हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। बट कौन सा फैक्टर इसमें से सूटेबल नहीं है बच्चों? राइट आंसर इज फ्रेश वेट। जब भी हम पिरामिड ऑफ बायोमास बनाते हैं, ऑफ कोर्स बायोमास मीन्स हम वेट की बात कर रहे हैं, राइट? बट ये जो वेट होता है बच्चों, ये दो तरह का होता है। वन इज फ्रेश वेट एंड अदर इज ड्राई वेट। ड्राई वेट, तो फ्रेश वेट वो होता है जिसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, राइट? फ्रेश वेट वो होता है जिसमें आपका मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप उस मॉइस्चर को रिमूव कर दें, विदाउट मॉइस्चर आपके पास जो वेट आएगा वो आपका एग्जैक्ट वेट होगा, एंड दैट इज मोर सुटेबल टू कंसीडर, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कंसीडर। उसे हम बोलते हैं ड्राई वेट। तो जब भी आप पिरामिड ऑफ बायोमास बनाएंगे तो आप हमेशा ड्राई वेट को प्रेफरेंस देंगे, नॉट टू फ्रेश वेट। ओके, क्लियर? बाकी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमेशा कंसीडर कर सकते हैं, एनर्जी फ्लो भी कंसीडर कर सकते हैं, ड्राई वेट भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, maximum energy is present in which trophic level? Again a very easy question, concept based question। सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल आपको कौन से ट्रॉफिक लेवल पे नजर आएगा? T1, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, 3 और 4। वेरी इजी, वेरी इजी। यस बच्चों, हमेशा मैंने आपको बताया है प्रोड्यूसर्स के पास, और प्रोड्यूसर्स हमेशा कौन सा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं? ट्रॉफिक लेवल 1 इन अ फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल 1 इन अ फूड चेन। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? प्रोड्यूसर्स के पास होगी, क्योंकि हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, और वो एनर्जी हमेशा 10% लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। तो हमेशा एनर्जी ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल कम होती जाती है। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इन अ फूड चेन लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ decomposers, producers, primary consumers, tertiary consumers. Again concept is being repeated. सेम तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं सेम तरह के कॉन्सेप्ट से, तो आप समझो कि इनकी कितनी सिग्निफिकेंस है। 2 बारी ये PYQs में पूछा गया है, 1994, 1996 में। फूड चेन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी होगी? बच्चों मैंने आपको क्लियरली बताया है कि प्लांट्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स, हमेशा आउट नंबर करेंगे, हमेशा आउट नंबर करेंगे टू द अदर ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, चाहे वो ओमनीवोर्स हो, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो या टर्शियरी कंज्यूमर्स हो। प्रोड्यूसर्स का नंबर हमेशा ज्यादा होगा, दे विल ऑलवेज आउट नंबर अदर इंडिविजुअल्स। ओके, पिरामिड विच कैन नॉट बी इन्वर्टेड, ऐसा कोई पिरामिड बताइए जिसको आप इन्वर्ट नहीं कर सकते। हमेशा एक स्टेबल इकोसिस्टम में उसका जो फ्लो रहेगा, उसका जो ग्राफ बनेगा, पिरामिड बनेगा, दैट विल ऑलवेज बी अपराइट, हमेशा अपराइट होगा। सो इज इट पिरामिड ऑफ बायोमास, इज इट नंबर, एनर्जी, या ऑल ऑफ दीज? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 1994 AIPMT। यस, लेट मी नो, कौन सा कभी भी पिरामिड आप इन्वर्ट नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स इट इज एनर्जी। आई टोल्ड यू कि एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, तो अब हम ये बहुत बारी रिपीट कर चुके हैं, ठीक है? हमेशा प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी ज्यादा, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास उससे कम, और टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास उससे कम। तो हमेशा ये जो पिरामिड बनेगा एनर्जी का, वो हमेशा अपराइट बनेगा, नेवर इन्वर्टेड। कभी भी फ्लो ऑफ एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर डील्स विद, पिरामिड ऑफ नंबर में आप किससे डील करते हैं? स्पीशीज गिवन इन अ एरिया, individuals in a community, individuals in a trophic level, या subspecies in a community? This is question from AIPMT 1993। पिरामिड ऑफ नंबर जब आप बना रहे हैं तो आप क्या कंसीडर कर रहे हैं? स्पीशीज का नंबर, इंडिविजुअल्स का नंबर इन अ कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स इन अ ट्रॉफिक लेवल, और व्हाट इज इट? ऑफ कोर्स बच्चों, जब हम
पिरामिड ऑफ नंबर बना रहे हैं, वी आर डीलिंग विद फूड चेन्स, और फूड चेन्स में हमेशा कंसीडर करते हैं हम ट्रॉफिक लेवल्स। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, स्पीशीज, सब स्पीशीज है, हम हमेशा यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज, नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर कैसा बनेगा पॉन्ड इकोसिस्टम में, इरेगुलर, इन्वर्टेड, अपराइट, स्पिंडल शेप। Let me know the right answer. See the frequency of the question. 3 times has been asked in your previous year questions, AIPMT. कैसा बनेगा pyramid of number in a pond ecosystem? So of course बच्चों it is going to be upright. pyramid of number की बात हो रही है, खुद सोचो number of phytoplanktons कितने ज्यादा होंगे एक pond ecosystem में, number of producers कितने ज्यादा होंगे, उससे कम होंगे आपके पास zooplanktons, amoeba, paramecium, all those small animal like organisms, right, zooplanktons, उससे कम होंगे आपके पास small fish, और उससे कम होंगे आपके पास large fish, okay? तो आपके पास जो type of pyramid बनेगा pyramid of number के लिए, that will be always upright, ऊपर की direction में बनेगा। I hope you have calculated कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ द टोटल क्वेश्चंस, एंड आई होप यू लाइक द सेशन। अगर ऐसा है तो हिट द लाइक बटन बच्चों, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो टू द चैनल वेदांतु नीट मेड इजी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आप कौन से क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।